हेलो हेलो। देखिए, अभी हम मूल्यांकन से रिलेटेड जो सीटेट में क्वेश्चंस आता है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा पहला वीडियो होगा जो इस पर हम बनाने जा रहे हैं, और इसमें जानते हैं कि इसका मेन जो पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उस पर हम बात करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और जो मेन तथ्य है जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसी को देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश ये करते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है इसके अर्थ को जानना चाहते हैं। तो जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ को अगर हम देखेंगे तो मूल्यों का अंकन होता है, ठीक है, अंकन होता है। मूल्यों का अंकन कहने का मतलब हुआ कि जब हम मूल्यों का अंकन करेंगे वही मूल्यांकन कहलाएगा। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूल्यों का अंकन करना ही मूल्यांकन है। जैसे कि एक उदाहरण से हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि मान लीजिए मैथ में वो एग्ज़ाम देता है, ठीक है, और वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, उसमें वो 80 मार्क्स सिक्योर करता है, मतलब 80 मार्क्स लाता है। अब हमको ये देखना है कि वो 100 में से वो 80 मार्क्स सिक्योर किया, इसका मतलब है हम उसके मूल्यों का अंकन किए, यानी कि एक अंक में या नंबर में उसके वैल्यू को डाले हैं या दिए हैं। तो इसी को हम कहेंगे ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ठीक है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में इस मूल्यों के अंकन की प्रक्रिया, मतलब कि बालक का या व्यक्ति का उसके वैल्यू को हम जानना चाहते हैं, ठीक है। अब बात रहा कि इतना कहने से ये सिंपल सी बात है, संकीर्ण अर्थों में हम बोल दिए हैं, लेकिन इसको अगर हम पूरे निचोड़ को समझेंगे, पूरे थीम्स को देखेंगे तो ये इतना सिंपल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं जो भी पॉइंट इसका है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके उद्देश्य को जान लेते हैं कि आखिर मूल्यांकन होता क्या है, मूल्यांकन करते क्यों है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अधिगम के क्षेत्र में यानी सीखने के क्षेत्र में मूल्यों का अंकन होता है, मूल्यांकन होता है, लेकिन केवल अधिगम में ही मूल्यांकन नहीं होता है, यानी मूल्यांकन जीवन के हर क्षेत्र में होता है। यानी डेली हमारा मूल्यांकन होता है, जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार के लोग भी हमें मूल्यांकित करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि इनका व्यवहार कैसा है, इनका बातचीत कैसा है, इनका सामाजिक स्थिति कैसा है। तो ये सारे चीज़ों को अगर परिवार में देखेंगे, समाज में देखेंगे, विद्यालय में देखेंगे, यानी जीवन के हर क्षेत्र में मूल्यांकन होते रहता है। तो मूल्यांकन करने का उद्देश्य है क्या, आखिर ऐसा करते क्यों है? तो अधिगम की प्रक्रिया में मूल्यांकन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है कि जो बच्चा को हम सिखा रहे हैं तो क्या वो सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। हमारे द्वारा जो विधि का प्रयोग किया जा रहा है उसको सिखाने के लिए, क्या वो उसके लिए लाभकारी है या नहीं है, वो उससे ज़्यादा लाभ ले पा रहा है या नहीं, या उसका स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, कक्ष में उसका स्थिति क्या है, क्या वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, क्या कठिनाइयों का सामना, किस प्रकार की कठिनाइयों का वो सामना कर रहा है, ठीक है, या उसे अधिगम में क्या दिक्कतें बन रही है। ये सारे चीज़ों को पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, यानी टेस्ट परीक्षा लिया जाता है, जांच परीक्षा लिया जाता है, या ओरल टेस्ट लिया जाता है, या बच्चों से प्रश्नोत्तरी विधि से उससे आकलन या मूल्यांकन या मापन किया जाता है। तो बात रहा कि वर्तमान स्थिति को जानने के लिए बालक का जो अभी का जो स्थिति है कि वो उसके व्यवहार में क्या परिमार्जन आया है, क्या वो सीख पाया है, ये सारे चीज़ों को अगर हम आकलन करना चाहते हैं, मापन करना चाहते हैं, तो हम मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके एक एक पॉइंट को देखेंगे कि आखिर ये है क्या। तो जैसे अगर हम कहें कि जो मूल्यांकन है वह एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया कहने का मतलब है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी है
तो सतत है मीन्स की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो कैसे लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो हम देखते हैं कि शिक्षक जब बच्चों को टीचिंग कराते हैं तो वो उसके व्यवहारों को देखते रहते हैं, बच्चों के व्यवहारों को देखते हैं, उनके कठिनाइयों को समझते रहते हैं, जो भी अधिगम संबंधी समस्या होता है उसको पहचानते हैं। तो वो हमेशा चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि ये रुक रुक के, यानी मूल्यांकन हमेशा चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगर इसको हम कहें कि मूल्यांकन सतत प्रक्रिया तो है ही, लेकिन अगर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि मूल्यांकन सुधारात्मक प्रक्रिया है। सुधारात्मक कहने का मतलब हुआ सुधार करने की प्रक्रिया है। अगर ऐसे क्यों बोलेंगे सुधार करने की प्रक्रिया है, तो सुधार करने की प्रक्रिया इसलिए बोलेंगे कि मूल्यांकन में बच्चों के जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को पहचाना जाता है, उसके प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको उपचार करते हैं या निदान करते हैं या सुधार करते हैं। उसमें जो क्या त्रुटि है जिसके कारण वो सीख नहीं पा रहा है, या हम में क्या त्रुटि है जो हम उसको सिखा नहीं पा रहे हैं, तो सुधारात्मक प्रक्रिया है। अगर हम ये बोल दें ये सुधारात्मक के साथ साथ ये जो है निदानात्मक प्रक्रिया है, निदानात्मक प्रक्रिया है, निदानात्मक प्रक्रिया है, मतलब कि निदान करने वाली प्रक्रिया। निदान का मतलब हो गया जो भी समस्या है उसका निदान होना चाहिए, मतलब हल होना चाहिए, तो इसको कहेंगे ये निदानात्मक प्रक्रिया है। टीचर समस्या का पता लगाएंगे और उसका निदान करेंगे। ठीक है, तो निदान करने के लिए क्या करेंगे, क्या तो उपचार भी करेंगे, यानी कि उपचार करेंगे, उपचारात्मक प्रक्रिया है। यानी इसको हम ये भी बोल सकते हैं ये सतत प्रक्रिया है, सुधारात्मक प्रक्रिया है, निदानात्मक प्रक्रिया है या उपचारात्मक प्रक्रिया है। जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर हमसे समस्या पूछते हैं, उसी तरह से हम विद्यार्थी से समस्या पूछते हैं, और उसके बाद वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, निदान की प्रक्रिया अपनाते हैं, जो इस समस्या का यानी इस रोग का हल कैसे होगा, तो निदान की प्रक्रिया अपनाते हैं। निदान करने के लिए क्या करते हैं, तो वो उपचार करते हैं, मीन्स इलाज करते हैं। उसी तरह से शिक्षा में भी एक टीचर डॉक्टर की तरह काम करते हैं, बच्चों का जो समस्या है उसको पूछते हैं, पहचानते हैं उसको, और पहचानने के बाद क्या करते हैं, उसका निदान करने का यानी हल करने का तरीका खोजते हैं, और जब वो हल करने का तरीका मिल जाता है तो उसका उपचार करने लगते हैं, मतलब कि उस प्रोसेस में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हम यह उद्देश्य से करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन जो है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यानी ये भी बोल सकते हैं मूल्यांकन क्या है, तो किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो मूल्यांकन जो है ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है मतलब कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम करते हैं, क्योंकि हमको बच्चों की समस्याओं को जानना है, उनके कठिनाइयों को दूर करना है, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उद्देश्यात्मक पूर्ण यानी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है ये। हम कह सकते हैं कि ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, या ये भी कह सकते हैं ये सकारात्मक प्रक्रिया है। सकारात्मक प्रक्रिया है। सकारात्मक कहने का मतलब है इसमें निगेटिविटी नहीं होता है। कैसे निगेटिविटी नहीं होता है, जब हम बच्चा को पढ़ाएंगे तो उस पर कुछ न कुछ असर पड़ेगा, बच्चों को सिखाएंगे तो कुछ न कुछ वो सीखेगा, तो जब कुछ न कुछ सीखेगा तो उसका हम फीडबैक लेंगे, तो कुछ फीडबैक लेंगे तो फीडबैक तो आना ही है, आउटकम्स आएगा ही, तो कह सकते हैं कि ये सकारात्मक है, मतलब इसका मान जो है निरपेक्ष ना होके सापेक्ष होता है। ये भी बोल सकते हैं इसका मान क्या होता है, सापेक्ष होता है। अब हम सकारात्मक समझ लिए हैं, जो आउटकम आएगा ही आएगा, तो हम सापेक्ष को समझते हैं। जैसे कि मानते हैं जो हम पहले जो एग्जाम्पल दिए थे, जो 100 नंबर का टेस्ट था, उस 100 नंबर में से बालक क्या किया है, 80 नंबर लाया है। तो ये जो 80 नंबर लाया है ये सापेक्ष में है। किसके सापेक्ष में है, तो उसके जो भी कुछ सीखा है उसके सापेक्ष में है, उसके संदर्भ में है, यानी गणित में वो जो कुछ भी सीखा है
उसके सापेक्ष में, उसके संदर्भ में वो 80 नंबर लाया है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? तो सापेक्षात्मक प्रक्रिया है, में सापेक्ष में होगा। ठीक है, तो हम इसको देख लिए, सकारात्मक है, उसके बाद उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और उसके बाद ये भी समझ लिए हैं ये जो है निदानात्मक प्रक्रिया है, उपचारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं क्या है इसमें, इसके अंतर्गत क्या आएगा। तो हम कह सकते हैं जो मूल्यांकन में क्या होता है, तो मूल्यांकन में व्यवहार जो होता है, व्यवहार, इस व्यवहार जो है इसके तीनों पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। तीनों पक्ष का मतलब हुआ भावात्मक पक्ष है। ठीक है, भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है, संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है, और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। तो देखेंगे कि मूल्यांकन में होता क्या है। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तो व्यक्ति या बालक के व्यवहार को भी मापते हैं। तो व्यवहार में उसका हाव भाव क्या है उसको जानते हैं, उसका संज्ञान क्या हुआ है, वो सीखा क्या है, उसके अंदर ज्ञान क्या आया है, इसका मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद उसके क्रिया का मूल्यांकन करते हैं, मतलब वो किस काम में आगे बढ़ रहा है, किस काम में निपुण हो रहा है, किस काम में उसको बाधा पहुंच रहा है। तो ये सारे चीज़ों का हम मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन में क्या होता है, व्यक्ति या बालक के व्यवहार का मूल्यांकन होता है, जिसमें हम उसके तीनों पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। उसके भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं, उसके ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं, उसके क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अब एक बात कभी कभी इसमें पॉइंट्स में आपके ऑप्शन में पूछा जाता है कि मूल्यांकन जो है ये क्या है। तो अधिगम प्रक्रिया का, अधिगम जो है अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। कहने का मतलब है कि मूल्यांकन को अधिगम से अलग नहीं कर सकते हैं। अधिगम से अलग इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर हम मूल्यांकन को अधिगम से अलग कर देंगे तो मूल्यांकन ये अधिगम बेजान हो जाएगा। हमको पता नहीं चल पाएगा कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चा क्या सीख रहा है, हमारा क्या स्थिति है और बच्चों का क्या स्थिति है, क्लास में क्या स्थिति है, उसका पर्सनल क्या स्थिति है, यानी कि उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, क्या परिमार्जन आया है, सकारात्मक परिवर्तन कितना आया है, ये हमको पता नहीं चलेगा जब तक कि हम मूल्यांकन नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं अधिगम प्रक्रिया का जो है मूल्यांकन अभिन्न अंग है, जिसको हम भिन्न या अलग नहीं कर सकते हैं, यानी शिक्षण प्रक्रिया से इसको अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए मेनली क्या है कि अभी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रहा है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चों को केंद्र में रखकर पढ़ाया जाता है, बच्चों के अनुसार पढ़ाया जाता है कि उसका बुद्धि लब्धि क्या है, उसका रुचि क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी कठिनाइयाँ क्या है, ये सारे चीज़ों को केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है। तो जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमारा तो स्थिति पता नहीं चलेगा, हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं या हमारा मेहनत सही हो रहा है या बेकार हो रहा है, ये किसी चीज़ों का पता नहीं चल पाएगा जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि और क्या है, मूल्यांकन जो है वो निर्देशन भी देती है, निर्देशन का काम करती है, और मूल्यांकन जो है परामर्श का भी काम करती है, परामर्श का भी काम करती है। तो कह सकते हैं कि निर्देशन का भी काम करती है, परामर्श का भी काम करती है। मतलब कि बच्चों को जब हम जान जाते हैं कि उसका स्थिति क्या है तो निर्देशन देते हैं, निर्देश देते हैं और उसको परामर्श देते हैं कि वो करेगा क्या, अब करना उसको क्या चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, मूल्यांकन से जब हमको स्थिति पता चल जाता है तो बच्चों को निर्देशन देते हैं, परामर्श देते हैं, या हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आखिर आगे हमको क्या करना है। जब मूल्यांकन हम करेंगे ही नहीं, मूल्यों का अंकन करेंगे ही नहीं, तो हम योजना किस आधार पर बनाएंगे, यानी हमें पता नहीं है कि अब आगे क्या करना है, किस दिशा में जाना है।
तो ये डायरेक्ट करती है मूल्यांकन कि आपको अब क्या करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन में योजना निर्माण का कार्य या कह सकते हैं शोध जो होता है, शोध का काम होता है, शोध क्रिया है। यानी मूल्यांकन जब हम करेंगे तो शोध भी करेंगे, खोज करेंगे कि हमारा कमी कहाँ रह गया है, हम क्यों नहीं बच्चों को सिखा पा रहे हैं या बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है, वो कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो मूल्यांकन से हम योजना भी बनाएंगे, मूल्यांकन से हम शोध क्रिया भी करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ जो ऑप्शनल पे आधारित है और ये क्वेश्चन आएगा आपसे पूछेगा जो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो कहेगा मूल्यांकन निदानात्मक प्रक्रिया है, मूल्यांकन उपचारात्मक प्रक्रिया है, मूल्यांकन सकारात्मक प्रक्रिया है। ये सब का सब है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक, ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को जाने हुए रहेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। मूल्यांकन जो है अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम की जो प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन करने में मदद करती है। मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन करने में मदद पहुंचाती है, या विद्यालय को भी, ठीक है, विद्यालय को भी वो सुचारू रूप से चलाने में मदद पहुंचाती है। क्योंकि अधिगम का जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हम उसको सुचारू ढंग से नहीं चला पाएंगे, आगे हमें करना क्या है। और विद्यालय मैनेजमेंट है वो भी नहीं समझ पाएगी कि हमारा कार्य किधर जा रहा है, कैसे हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अधिगम में सुधार होगा, सुचारू ढंग से उसको हम चला पाएंगे, यानी कि मूल्यांकन होना अति आवश्यक है। ठीक है, अगर कहा है कि मूल्यांकन अगर नहीं होता है, ठीक है, मूल्यांकन अगर नहीं होता है तो हमारे द्वारा कराया गया जो अधिगम है वो बेकार है, यानी व्यर्थ है, बेकार हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। ठीक है, बेजान हो जाएगा, या हम कह सकते हैं नीरस हो जाएगा। यानी कि अधिगम में अगर मूल्यांकन ना हो तो व्यर्थ है, बेकार है, बेजान है, नीरस है। क्योंकि हमें स्थिति का पता चल ही नहीं रहा है कि बच्चों में क्या परिवर्तन आया है, क्या कठिनाई है। तो परिवर्तन को, कठिनाई को, स्थिति को, उसके व्यवहार को, इस सारे चीज़ों को समझने के लिए हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे है, यानी मूल्यांकन जो है, हम बोले थे पहले भी, ये सापेक्ष है, अनुदेशन का कार्य करती है, सुधारात्मक का कार्य करती है। ठीक है, बालक और व्यक्ति का जो भी वास्तविक स्थिति है, ये बहुत बार ऑप्शन में आया है, वास्तविक स्थिति जो है, वास्तविक स्थिति का मतलब हुआ, वास्तविक स्थिति का मतलब हुआ कि बच्चा का अभी जो है प्रेजेंट में क्या पोजीशन है। ठीक है, यानी क्लास में उसका क्या पोजीशन है, वास्तविक स्थिति उसका क्या है। ये प्रेजेंट सिचुएशन को हम रिकॉग्नाइज करने के लिए इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो उसके वास्तविक स्थिति को जानना हम चाह रहे हैं और अपना भी वास्तविक स्थिति को जानना चाह रहे हैं। जैसे मूल्यांकन अगर अधिगम के क्षेत्र में बात करेंगे तो केवल छात्र का मूल्यांकन, केवल छात्र का मूल्यांकन, यानी छात्र का मूल्यांकन नहीं होता है। इसमें मूल्यांकन में शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है, शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है, और शिक्षक के साथ साथ पूरे मैनेजमेंट का मूल्यांकन होता है। मान लीजिए कि कुछ बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा का जो मैथ या किसी भी सब्जेक्ट में उसको बहुत कम नंबर आया, मान लीजिए 100 नंबर में से उसको 30 नंबर आया, तो 100 नंबर में से 30 नंबर जब आया तो ये सवाल केवल बच्चों पर नहीं उठेगा, शिक्षक पर भी उठेगा। शिक्षक के साथ साथ हो सकता है मैनेजमेंट पर भी उठेगा कि आप कैसे टीचर को रखते हैं, या ट्रेंड है या अनट्रेंड है, योग्य है कि नहीं है। क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर बच्चों का 30 नंबर आया है आउट ऑफ 100 में। तो इसमें सवाल बनता है कि केवल छात्र का मूल्यांकन ना हो के शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है, और केवल छात्र और शिक्षक का मूल्यांकन ना हो के पूरे विधि का मूल्यांकन, यानी पूरे अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन होता है, पूरे व्यवस्था का मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि मूल्यांकन होता क्यों है, मूल्यांकन किसका किया जाता है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम और चीज़ों को देखते हैं कि उद्देश्य केंद्रित तो प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया है,
देखिए मूल्यांकन को कहा संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन होता है, संशोधन का संबंध सुधार से ही, ठीक है, संशोधन का संबंध सुधार से ही, यानी जब हम मूल्यांकन करेंगे तो उसमें जो कमी है उसमें सुधार लाएंगे या कमी को हटाएंगे और उसके गुणों को जोड़ेंगे, तो यानी संशोधन करेंगे। जैसे संविधान में संशोधन होता है वैसे ही मूल्यांकन जब हम करेंगे तो हम अपने कार्यों में संशोधन करेंगे, ठीक है। हम अपने शिक्षण विधि को बदल देंगे अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, हम अपने शिक्षण प्रक्रिया में अपने टीचिंग स्टाइल में बदलाव लाएंगे क्योंकि बच्चा पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था, बच्चा सीख नहीं पा रहा था, समस्या और बढ़ते चला जा रहा था। तो मूल्यांकन एक जांच की प्रक्रिया है, ठीक है, मूल्यांकन एक परीक्षण की प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक निरीक्षण की प्रक्रिया है। यानी ओवरऑल कहा जाए तो मूल्यांकन जो है वो हम मूल्यों का अंकन करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है और हमने क्या सिखाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मूल्यांकन बालक के जो समस्त व्यवहार है, यानी समस्त व्यवहार का जितना व्यवहार है, उसका व्यवहार है, उस सारे व्यवहारों का हम मूल्यांकन करते हैं। मतलब उसके बातचीत का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका जो मानसिक स्थिति है या बुद्धि लब्धि है उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका जो शारीरिक परिवर्तन आया है उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका कहा जाए तो ओवरऑल जो क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज़ का हम मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। अब कहता है कि दो चीज़ों को हम समझते हैं इसमें, मूल्यांकन के बारे में समझे, और इसमें हम देखेंगे जो मूल्यांकन में दो पक्ष हैं, यानी मूल्यांकन का जो है दो पक्ष है, दो पक्ष मेन पक्ष है और ये कंफ्यूजिंग पक्ष है, ये प्रॉब्लम में लाता है जो मूल्यांकन के दो पक्ष कौन से हैं। तो देखिए एक जो है, एक को हम अगर आकलन कहते हैं और दूसरा को कहते हैं मापन कहते हैं, यानी दूसरा को हम मापन कहते हैं, ठीक है। तो आकलन को असेसमेंट कहते हैं और मापन को मेजरमेंट कहते हैं। आकलन को असेसमेंट और मापन को मेजरमेंट मतलब मापना। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं आकलन में और मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आकलन और मूल्यांकन में बहुत अंतर है। फिर कोई कह दिया आकलन बोलिए चाहे मापन बोलिए, तो ऐसी भी बात नहीं है कि आकलन में और मापन में कोई अंतर नहीं। या कोई कहा कि नहीं मापन ही मूल्यांकन है, ठीक है, तो ये भी कहीं हद तक कहना सही भी है और कहीं गलत भी है। तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है, यानी आकलन को मापन कहना या आकलन को मूल्यांकन कहना कितना हद तक सही है और कैसे गलत है, ठीक है। तो देखिए आकलन का शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो आकलन का शाब्दिक अर्थ होता है अंदाजा लगाना, ठीक है, अंदाजा लगाना, ठीक है। और या कह सकते हैं आप अनुमान लगाना, गेसिंग करना, ठीक है, अनुमान लगाना, अंदाजा करना या अनुमान लगाना, ठीक है। पहले इसको हम समझते हैं आकलन में करते क्या है। तो आकलन में व्यक्ति या बालक के वैसे गुणों का अंदाजा लगाते हैं जिसको हम माप नहीं सकते। अब कोई कहेगा जो कैसे नहीं माप सकते हैं, तो मान लीजिए बालक जो हमारे यहाँ पढ़ने आ रहा है उसका व्यवहार कितना कुशल है या वो कितना ईमानदार है या कितना वो गरीबी में जी रहा है, इसका कोई स्केल नहीं है कि बालक कितना ईमानदार है। वो हम कह नहीं सकते हैं कि बालक जो है वो 100% ईमानदार है या कोई 80% ईमानदार है, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आप करेंगे क्या, अंदाजा लगाएंगे, एक अनुमान लगाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए रास्ता से गुजर रहा है और आपसे पूछ दिया जाए कि उस व्यक्ति का उम्र क्या होगा, ठीक है, उसका उम्र क्या होगा, अगर ऐसे पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे। उम्र तो आप पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आप तो उसके पेरेंट्स हैं नहीं, तो आप एक अनुमान लगाएंगे या अंदाज़ा लगाएंगे या आकलन करेंगे जो उसके हाव भाव से, उसके बॉडी स्ट्रक्चर से लग रहा है कि वो इतने उम्र का होगा, 40 या 45 का होगा। ये क्या है, आकलन है। अब इसका शिक्षा में क्या यूज है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उस क्लास में 50 बच्चा है, ठीक है, 50 बच्चा है और ये 50 बच्चों में से अगर
प्रिंसिपल आते हैं और किसी बच्चे को, 4 बच्चे को निकालते हैं इसमें से, 4 बच्चे को निकाले और 4 बच्चे से प्रश्न किए, जिसमें 4 बच्चों में से मात्र 2 बच्चा जो है वो सवाल का जवाब दे पाया और 2 बच्चा कुछ नहीं बोला। तो 2 बच्चा जब जवाब दिया तो 4 में से 2 बच्चा जवाब दिया है। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल है वो अंदाज़ा लगाएंगे, आकलन लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे कि जब 4 बच्चा में से 2 जवाब नहीं दिया है, इसका मतलब 50% बच्चा समझ रहा है टीचर का पढ़ाया हुआ या टीचर का समझाया हुआ प्रकरण, और आधा बच्चा यानी 50% बच्चा नहीं समझ रहा है। तो ये आकलन हुआ, अंदाज़ा लगाना हुआ, जिसका कोई मापदंड नहीं हुआ। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता है कि 100% 50 वाला जो बच्चा है, 50 बच्चा है वो नहीं समझ रहा है, क्योंकि एक अनुमान है। हो सकता है जिस 4 बच्चा को उठाया गया हो उसमें से 2 बच्चा जो जवाब नहीं दिया हो कभी कभी आता होगा, या वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता होगा, या शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाया गया प्रकरण है वो उसको समझ में नहीं आता होगा। बहुत सारा समस्या बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं आकलन एक अनुमान है, एक गेसिंग है, एक अंदाजा है। जिस तरह से आप एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आएगा उसका गेसिंग करते हैं, वैसे ही अब बात रहा कि मापन को समझते हैं। तो मापन का मतलब मेजरमेंट हुआ, इसमें माप आ जाता है। तो मापा कैसे जाएगा? तो व्यक्ति के वह गुण को, वह विशेषण को मापा जाएगा जो मापा जा सकता है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति का भार को मापा जा सकता है, लेकिन व्यक्ति के ईमानदारी को नहीं मापा जा सकता। ईमानदारी आंखों में चला जाएगा। भार को मापा जा सकता है, उसके लंबाई को मापा जा सकता है, उसके चौड़ाई को मापा जा सकता है, उसकी ऊंचाई को मापा जा सकता है। ठीक है, ये सारे चीज़ों को मापा जा सकता है। लंबाई, चौड़ाई, भार, ऊंचाई, ये ऐसे चीज़ है जिसको मापा जा सकता है। तो मापा जा सकता है वो मापन में आएगा। ठीक है, और जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो आकलन में आएगा। ठीक है, अब जब हम ये दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, दोनों को अगर हम मिलाएंगे, अब जैसे कहेंगे कि इसमें तो आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात की, तो जो बुद्धि लब्धि है यानी जो IQ लेवल है, किसी का IQ लेवल 140 प्लस होता है, 130 होता है, और सबसे नीचे 25 से भी नीचे चला आता है। तो ये सब हम जो मापते हैं यानी टेस्ट के माध्यम से, जो जिसका वास्तविक उम्र होता है क्या, और फिर जो हम उसका जो बुद्धि लब्धि का है यानी वो किस स्तर का क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, उसके आधार पर जो हम निकालते हैं, तो उसमें हम अंक को निकालते हैं, माप लेते हैं। तो ये मापन हो गया, जिसको हम माप पाएंगे, स्केल में लिख पाएंगे, वो मापन हुआ। किसी का लंबाई 5 फीट 7 इंच है, तो 5 फीट 7 इंच हम लिखेंगे, लेकिन आकलन में केवल अंदाज़ा लगाएंगे, जो इतना हो सकता है। बोलेंगे वो 5 फीट 6 या 7 इंच हो सकता है, तो ये अंदाज़ा हुआ। बच्चा सीख रहा होगा, ऐसे अगर बोल रहे हैं, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है। अगर बोलते हैं तो वो आकलन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम दोनों को मिला देते हैं यानी इसको भी ला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं मूल्यांकन। ठीक है, तो अगर हम ये कह दें कि आकलन और मापन को मिला देने से मूल्यांकन होता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर तिमाही एग्ज़ाम देता है, 3 महीने के बाद एग्ज़ाम देता है, तो उसमें आकलन का भी वैल्यू है, मापन का भी वैल्यू है, और उसके बाद उसका जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम एक मार्कशीट बना के दे दिए हैं, यानी मूल्यों का अंकन कर दिए हैं। जो गणित में 70% लाया है, साइंस में 80% लाया है, सोशल में 90% लाया है, ऐसे उसके मूल्यों का अंकन किए हैं। तो आकलन भी साथ में लेके चले थे और मापन भी साथ में लेके चले थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि मूल्यांकन का ही अंग है आकलन और मापन, यानी कि आकलन और मापन को जोड़ दे तो वो मूल्यांकन को क्रिएशन कर देता है। ठीक है, तो मूल्यांकन जो है ये बृहद प्रक्रिया है। ठीक है, आकलन है जो जैसे अब जा रहे हैं कहीं, कोई बोला कि ये कितना वजन का होगा कोई भी वस्तु, तो अंदाजा से बोले 20-25 kg का होगा, तो आकलन किए। अगर कहा कि कोई नहीं 20-25 से बेसी अधिक होगा, तो इसके लिए हम उसका मापन वजन कर लिए जो कितना kg का होगा। ठीक है, और दोनों को जब किए, अंदाज़ा लगाए, मापन किया, पता चला कि नहीं वो 40 kg का है, तो 40 kg जो हुआ, तो 40 kg क्या हो गया, तो मूल्यों का अंकन हो गया।
तो इसी तरह से हम देखेंगे आकलन अलग है, मापन अलग है, दोनों को मिलाएंगे तो मूल्यांकन है। यानी आकलन मूल्यांकन की ही प्रक्रिया है, मापन मूल्यांकन की ही प्रक्रिया है, और सबका तीनों का उद्देश्य है कि हमें वास्तविक चीज़ों को जानना है कि हमारे द्वारा जो भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, हमारे द्वारा जो भी मापा जा रहा है, या हमारे द्वारा जो भी क्रिया है वो कहाँ तक सही है। वास्तविकता का पता लगाना ही आकलन है या मूल्यांकन है या मापन है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझे हैं, और इसमें और सारी चीज़ों को समझना है, लेकिन ये छोटा सा ही हम इसको समझते हैं, वीडियो बाद में फिर बनाएंगे। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे और कुछ ज़्यादा सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो अब हम इसको समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल।